एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बायोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये किस चीज़ से बने हैं? बैक्टीरिया से लेकर एक जायंट ट्री तक और जायंट ट्री से लेकर एक ह्यूमन तक, ये सब कुछ आखिर बना किस चीज़ से है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ जो बना है ये एक सेल की वजह से बना है। यानी कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में वो सारे मेड अप ऑफ सेल हैं। और आज हम इस लेक्चर में जो है इस सेल को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिलीज हैं और इसके क्या क्या फंक्शन है, आज हम सब कुछ इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेल है क्या। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग जितने भी हैं इस दुनिया में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो या बैक्टीरिया हो, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेल की वजह से बना है। यानी कि 100 और मिलियन ऑफ सेल मिलकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा फंक्शनल यूनिट, इसे हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद हैं, चाहे वो ब्रीथिंग सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो या एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम हो, वो सब कुछ जो है वो इनसाइड द सेल होता है, यानी कि सेल के अंदर होता है। ये सेल जो है ये एक टीनी फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं और इन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। सही, अब डिफाइन करते हैं इसे। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुकी इन 1665। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुकी, जिसने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। एंड इंटरेस्टिंगली आवर बॉडी हैज़ 37 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि एक एवरेज ह्यूमन की बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। बिफोर गोइंग फर्दर हमें कुछ सेल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सेल हैज़ दीज 3 पार्ट्स। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जिसने सेल को प्रोटेक्ट भी कर रखा होता है और ये सेल को शेप भी देती है। इसके अलावा ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्योंकि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चूज़ करती है कि कौन सी चीज़ को सेल के अंदर आना है और किस को बाहर रहना है। यानी कि जो चीज़ हमारे सेल के लिए फ़ायदेमंद है ये उसे अंदर आने देती है, जैसे कि वाटर हो गया और अदर न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सेल को इजाज़त देती है अंदर आने की। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे सेल के लिए नुकसानदेह है, ये उसे अंदर आने नहीं देती। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये न्यूक्लियस जो होता है हमारे सेल में, उस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक इसके दरमियान जो है एक फ्लूइड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और अदर ऑर्गेनिल्स मौजूद हैं। इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जहाँ पर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है और ये इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, यानी कि हमारे सेल्स को जो है ये इंफॉर्मेशन देता है कि आया उसे क्या फंक्शन करना है और क्या नहीं करना। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। इट हैज़ नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होता और ये बहुत सिंपल एंड स्मॉल सेल्स होते हैं। इनका जो डीएनए होता है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में, यानी कि एक रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वहाँ पे इनका डीएनए मटेरियल मौजूद होता है। और इसके अलावा दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसमें मौजूद नहीं होते। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये मोस्टली बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और
आर्किया जो है ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल आर टाइप ऑफ सेल विच है टू न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है और इसमें जो है न्यूक्लियस मौजूद है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, ये पिंक कलर का। इसमें प्रॉपर इसकी बाउंड्री है, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसका। और जो अदर ऑर्गेनेल्स है इनके भी अपने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि अपनी एक बाउंड्री है इनकी और ये मौजूद है यहाँ पे। यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये बेसिकली ह्यूमन सेल्स और अदर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं और ये एक लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, यानी कि एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स ये उनसे बड़े होते हैं। और इनका जो डीएनए होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो इनका होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि जितने ऑर्गन सेल में मौजूद हैं उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पे आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सेल विच गिव्स शेप एंड एक्ट एज अ बैरियर टू द फॉरेन पार्टिकल। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होते हैं। ये आप फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये से हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और ये जो है सेल को शेप भी देती है और एक्ट एज अ बैरियर भी काम करता है, यानी कि बाहर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर आते हैं तो उस ये अलाउ करती है और अगर टॉक्सिन आ जाए तो उसे ये अलाउ नहीं करती और उसे ये वापस भेज देती है। तो इसका जो मोस्टली शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर एंड इट्स प्राइमरी रोल इज रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सो न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में सेल के सेंटर में मौजूद होता है और ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सो सेल न्यूक्लियस इट हाउसेस डीएनए, ठीक है, लोकेटेड इन द सेंटर एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है? सो राइबोसोम इट्स प्ले अ क्रूशल रोल। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन यूजिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियस में स्टोर होगा राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और ये राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, यानी साइटोप्लाज्म जो है स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे ये उसके दरमियान राइबोसोम प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी कि प्रोड्यूसिंग एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या है? सो ये जो है एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन होती है। ये इस तरह से जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं लिपिड्स और प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेल के अंदर जितनी भी लिपिड और प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये मोस्टली प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? So endoplasmic reticulum, it is a network of interconnected membrane which extend from cell membrane to nucleus membrane and it distribute protein and lipids in the cell. ठीक है, तो इसके बाद आता है गोल्जी apparatus। ठीक है, गोल्जी apparatus क्या है? ये मोस्टली जो है इस तरह से इसकी शेप होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये रिलीज़ करेगा या प्रोटीन जो है ये राइबोसोम वगैरह जितने भी ये रिलीज़ करेंगे तो ये से पैकेजिंग के लिए जो है गोल्जी अपैरेटस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
और ये आल्सो गोल्जी ऑपरेटस जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपोप्रोटीन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसे प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो गोल्जी ऑपरेटस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स रिलीज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट आल्सो सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो ये एक डबल मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनेली होते हैं, यानी कि इसकी डबल आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये डबल होती है, तो इसे हम इसीलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो प्रेजेंट होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में ये मौजूद होता है, और इसका मेन फंक्शन जो इसका होता है वो एटीपी प्रोडक्शन होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? So mitochondria is a double membrane organelle present in a cytoplasm, and it is only present in eukaryotic cells, and its primary function is energy production through a cellular respiration. ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये मेनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये ग्लूकोज और अदर कंपाउंड बनाता है ताकि प्लांट को एनर्जी मिल सके। ठीक है, इसके बाद आता है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या है? ये मोस्टली प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल में, और इसका मेन काम जो होता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो इसका मेन काम जो होगा, जो अनवांटेड सेलुलर मटेरियल होगा, यानी वो चीज़ें जो हमारे सेल की ज़रूरत नहीं होगी उसे, तो ये उसे ब्रेक डाउन करता है। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सो लाइसोसोम इज ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन अनवांटेड सेलुलर मटेरियल। ठीक है, तो इसके बाद आता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या है? ये बेसिकली एक सिलेंडर टाइप ऑर्गेनेली होती है, अगर आप डायग्राम में देखें। ये मोस्टली प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल्स में, यानी प्लांट में ये मौजूद नहीं होता। तो इसका मेन काम जो है वो है सेल डिवीज़न, यानी कि जब माइटोसिस और मियोसिस हो रहा हो, यानी सेल डिवीज़न हो रहा हो, तो उसमें ये मदद करता है, यानी कि क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में, क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के टाइम ये उनकी मदद करता है। ये एक्ट एज अ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो इसके बाद आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? ये बेसिकली एक होलो ट्यूब्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें तो प्रोटीन से बने होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है? सेल को शेप देना, यानी अब सेल मेम्ब्रेन तो बन गया, लेकिन उनके लिए एक साइटोस्केलेटन क्रिएट करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये बेसिकली सेल के शेप के लिए ये मदद करता है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ चार्ट है जिससे आप ओवरव्यू ले सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। ये सारे जो हैं ये इनके मेन सेल के जो है ये मेन ऑर्गेनेल्स हैं, और इनके क्या क्या फंक्शन है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। थैंक यू।